अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शॉक में मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार ख़बर लेके आए हैं और ख़बर एजाज सैयद लेके आए हैं। बहुत बड़ी ख़बर है। आई डाउट कि किस तरह अकेले उठा के लेके आए हैं, ये अभी इनसे पूछेंगे। लेकिन ख़बर है जनाब, आपको याद होगा 6 नवंबर 2017 को फैज़ाबाद में एक धरना हुआ था और उस धरने में जो है उस वक्त के वज़ीर कानून को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था धरने के शुरका की बात मानते हुए। उस धरने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले की रोशनी में एक कमीशन भी बना था। जो कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट एजाज सैयद उड़ा कर ले आए हैं। अल्लाह भला करे, अब पता नहीं कमीशन वालों की क्या खैर खबर लेती है सुप्रीम कोर्ट। अभी तक तो वहाँ पहुँचा भी नहीं होगा या शायद पहुँच गया है, वहाँ पे पहुँच गया है तो तभी आई है ना हमारे पास। अच्छा। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से उड़ा के लाए हैं, लेकिन ये धमाकेदार आज इनके पास खबरें हैं और एक से ज़्यादा। मैं तो इनसे सवाल पूछूंगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें बयान दिए थे, बहुत सारे लोग इसमें एक्यूज़ होने का उनका चांस था, जिसमें सबसे बड़ा नाम जिस पे सबकी नज़रें थी वो जनरल फैज़ हमीद का था। उसके ऊपर भी पूछेंगे कि उनके ऊपर कमीशन ने क्या कहा है। लेकिन एजाज से, एजाज ग्रेट यार, बहुत बड़ी खबर लेके आए। आसिफ जी बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, ये असल में ईद से पहले ये रिपोर्ट जो है ना, ये कैबिनेट डिवीज़न में गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में गई है और हुकूमत के मुतल्लिक़ा इदारों के पास चली गई है। लेकिन ज़ाहिर है ईद की छुट्टियां थी तो हमें पता नहीं लगा। तो आज मैं फिर घूम फिर रहा था तो आसिफ भाई आपने फिर कहीं नाका लगा फिर दिया मैं जब कहीं पहुंचा तो पता चला कि मामलात तो आ गए हुए। अच्छा, तो एजाज इसकी डिटेल थोड़ी बताएं ना, बयान किन किन लोगों ने दिए थे आसिफ, और सबसे इसकी पहले फाइंडिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये कमीशन किन अफराद पर मुश्तमिल था। सबसे पहले तो आगाज़ ये कि 3 बंदे थे। डॉक्टर अख्तर अली शाह, ये PhD डॉक्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, पुलिस सर्विस के हैं, साबिक़ पुलिस सर्विस के हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ये इसको हेड कर रहे थे। इनके साथ ताहिर आलम थे, ये भी पुलिस सर्विस के हैं, साबिक़ पुलिस सर्विस के IG इस्लामाबाद रहे हैं। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि उस सारे अमल से पहले 2014 में एक धरना हुआ था, उस धरने में ये ताहिर आलम भी IG थे, इस्लामाबाद थे। यानी कि इन्हें डायनामिक्स का थोड़ा सा पहले का आइडिया है माजी का। तीसरे नंबर पे खुशहाल खान, एक बड़े वाइब्रेंट ऑफिसर है, एडिशनल सेक्रेटरी थे वजारत दाखिला के, ये सीनियर अफसर थे वजारत दाखिला के, स्पेशल सेक्रेटरी थे। ये अब इनको गालबन तब्दील कर दिया गया। तो ये 3 मेंबर्स कमीशन था। 3 मेंबर कमीशन के ऊपर ज़िम्मेदारी क्या थी? ज़िम्मेदारी इनको ये थी कि पहले तो सर्टन वाक़यात करें कि वाक़यात क्या क्या हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो अहम, वैसे तो 11-12 TORs थे, लेकिन अहम बात ये थी कि इन्होंने फिक्स करनी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका तय करना था। अब चौथे नंबर पे बात ये होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई। ठीक है, बयानात के ऊपर आते हैं या पहले सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें? आप पहले तो बताएं ना कि क्या क्या लोगों ने कहा क्या इनको आके। अच्छा जी, जिन लोगों ने अहम बयानात दिए, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करवाया, लिख के उनका बयान आया। साबिक़ ISI चीफ जो हैं फैज़ हमीद साहब, उन्होंने लिख कर बयान दिया, उनका बयान आया कमीशन के अंदर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वो ख़ुद पेश हुए इस कमीशन के सामने और फिर बाद में उन्होंने लिख कर भी बयान दिया। ये मैं मोटे मोटे नाम बता रहा हूँ जो थे, जो आए। फिर उस वक्त साजिद कियानी थे यहाँ पर पुलिस के, वो आए, उन्होंने आके यहाँ पर बयान दिया। इस्लामाबाद पिंडी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जी। फिर उस वक्त IB के जो चीफ थे आफ्ताब सुल्तान, रिटायर्ड हैं आजकल, फॉर्मर चेयरमैन नैब थे, चेयरमैन नैब लगे, फिर इस्तीफ़ा दे दिया, वो आए, उन्होंने आके इनको बयान दिया। फिर फवाद असदुल्ला जो कि मौजूदा IB चीफ है, वो भी आए, उन्होंने भी बयान दिया है। और IB की एक रिपोर्ट भी इस कमीशन की रिपोर्ट के साथ लफ की गई है, यानी कि जोड़ी गई है। अब जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब से हमारी बात हुई थी। वो भी कमीशन में आए थे और उन्होंने बयान दिया था।
तो एहसन इकबाल की जो उस वक्त हमारी गुफ्तगू हुई थी, पहले एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनते हैं और फिर बाद में हम बाकी बयानों की तरफ आते हैं। तो पहले जी एहसन इकबाल साहब की जो उस वक्त जब उन्होंने बयान दिया था, हमारी गुफ्तगू हुई थी, ये पहले देखें। पोलराइजेशन पैदा हुई और मजहबी जज्बात को भड़का के आपको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को भी निशाना बनाया गया। और मैं तो गोली मैंने खाई उन्हीं वजह से। तो ये एक बड़ा हमारे तारीख का डार्क पीरियड है कि जिसमें एक इतने हसास मौजू को, जिसके लिए हर मुसलमान अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार है। हम सब मुसलमान हैं और जिस शख्स का ख़त्म नबूवत पे ईमान ना हो उसका ईमान कायम नहीं रहता। लेकिन इस हसास मसले को भी सियासत में झोंका गया और उसके ज़रिए इंतशार पैदा किया गया। और अगर उस सूरत हाल को डिफ्यूज़ ना किया जाता जिसके लिए हुकूमत ने कुर्बानी दी, वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा किसी भी लिहाज से नहीं बनता था, लेकिन सिर्फ उस धरने को डिस्पर्स करने के लिए, चूँकि उस वक्त हमें इतलात आ रही थी कि मुल्क में बलवे वाले हालात थे, लोगों के घरों पे हमले हो रहे थे और मसालिक की बुनियाद पे फसादात भड़कने का खदशा था। ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर कानून का जो उस वक्त इस्तीफ़ा दिया गया था, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा था कि इस्तीफ़ा दे दें एट दी जी। उस वक्त जो मीटिंग हुई थी उसमें भी गवर्नमेंट का यही व्यू था कि वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा नहीं बनता। लेकिन जब हतमी मुआहदा हमें पेश किया गया और उसमें दो चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर ने और मैंने ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, एक वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा और एक हमारा ख्याल था कि फ़ौज के किसी आला अफसर के दस्तखत नहीं होने चाहिए। तो उस पर फिर हमें यही कहा गया था कि इसके बगैर TLP मुआहदा नहीं मानेगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त हालात ऐसे संगीन थे और नीचे मोहल्लों की सतह पर फसादात शुरू हो रहे थे, जिनसे ख़तरा था कि पाकिस्तान में बैनुल मुसालिक फसादात गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले फैल सकते हैं। वो एक हम बारूद के ऊपर बैठे। तो ये आपसे डील कौन कर रहा था उस वक्त एट दैट टाइम जब ये मुआहदा हो रहा था? तो आपसे कम्युनिकेशन कौन कर रहा था? जी, जो मीटिंग हुई थी गालबन 22 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसमें फिर उस मीटिंग के अंदर हतमी तौर पे DGC जनरल फैज़ को कहा गया था कि वो निगोशिएशंस को फैसिलिटेट करें और इसको किसी हतमी नतीजे पे लाएं ताकि इसको डिफ्यूज़ किया जाए। ये फैसला गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने जनरल फैज़ को कहा था या DGISI ने या आर्मी चीफ ने? नहीं, ये मीटिंग थी जिसमें कि अस्करी और सिविल और सूबाई और वफाकी हुकूमत के सारे नुमाइंदे मौजूद थे। उस मीटिंग में फिर ये फैसला हुआ था कि DGC जो है फौरी तौर पे इन नेगोशिएशंस को फाइनलाइज करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जनरल बाजवा भी चाहते थे कि DGC ही सारी नेगोशिएशंस करे। ऑब्वियसली जो भी सूरत हाल थी उसमें अस्करी और सिविल क़यादत दोनों मौजूद थे। हमें याद है कि आप वज़ीर दाखिला थे और जिस तरह यहाँ पर एक अदालत में रेंजर्स ने आपको जाने नहीं दिया था, तो आप अभी बैक याद करते हैं उस तरह की मेमोरीज, तो आप ज़्यादा पावरफुल थे बतौर वज़ीर दाखिला या DGISI या DGC उस वक्त ज़्यादा पावरफुल थे? देखिए, जो आईनी और कानूनी इख्तियार है वो जो वज़ीर दाखिला का है वो उसके पास है। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो रेंजर्स का वाक़या हुआ था वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और उसके ऊपर फिर हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो उस मिलिट्री लीडरशिप को दिया और उन्होंने उसके ऊपर एक्शन भी लिया था। तो ये बताइए कि इस पर्टिकुलर धरना में जब मुआहदा करने की बात आई जिसमें फैज़ हमीद साहब का नाम भी आया, तो ये फैसला किसने किया था कि फैज़ हमीद साहब आएंगे बीच में? ये तो मैंने आपको बताया ना, जो मीटिंग हुई थी 22 नवंबर को आला सतह की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था, उसमें सिविल और अस्करी और इंटेलिजेंस के तमाम इदारे मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था कि DGC जो है नेगोशिएशंस को अब हतमी तौर पे फैसिलिटेट करें, चूँकि उससे पहले हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए थे और वो किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे थे। जो सिविल इंतज़ामिया है वो भी उनसे बातचीत कर चुकी थी, वो भी कामयाब नहीं हो रहे थे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं कि एक जो आखिरी हमारी उनसे बातचीत हुई उसमें पीर अफजल साहब थे, गालिबन पीर अफजल कादरी, उनके जो नंबर 2 थे, उन्होंने जब हमें स्क्रीन शॉट्स दिखाए जिसमें वो कह रहे थे कि इबारत तब्दील की गई है, तो मैंने उन्हें कहा कि ये आपने पूरी तहरीर जो है वो नहीं देखी हल्फनामे की। इसमें जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि हल्फिया इकरार करता हूँ निकाला गया है, तो ये इसकी तकरार ख़त्म करके इसको नीचे लाया गया है कि मैं मदरजा बाला तहरीर का हल्फिया इकरार करता हूँ। मतलब ऐसा हमें तो मालूम नहीं है। वो
जब मैंने उन्हें वो हल्फनामा पूरा दिखाया तो वो चौकन्ने रह गया। उन्होंने कहा कि ये तो नई मालूमात हमारे इल्म में आई हैं और मैं ये शूरा में पेश करूँगा। फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए, गालिबन इसलिए कि वो एक नामुकम्मल चीज़ के ऊपर इतना उन्होंने मुल्क के अंदर इशू बना लिया था कि अगर वो ये कहते हैं कि हमसे 7 गलती हुई है तो वो एम्बेरसमेंट होती है। एट दैट टाइम बतौर वजीर दाखिला आपको नजर आ रहा था कि उस धरने में ISI पीछे में है जो सपोर्ट कर रही है? देखिए, ये तो अब मैं कतई तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मैंने कही थी कि ये सारे जो वाक़यात हैं ये उस वक्त जो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली से लेकर 2017 में, उसके बाद जिस तरीके से सितंबर 2017 में बाई इलेक्शन के अंदर TLP और मिली मुस्लिम लीग को खड़ा किया गया, फिर ये धरना हुआ और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून निशाना बने, तो ये उसी एक पूरे अमल का हिस्सा था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म करने का उस था। वक्त IB ने एक रिपोर्ट फर्निश की थी जिसमें उन्होंने नॉमिनेट किया था कि इसमें ISI के एलिमेंट्स हैं। वो रिपोर्ट आपके पास भी आई थी? नहीं, उसके ऊपर आपने मेरे कोई इल्म में कार्रवाई नहीं की? है, मेरे पास नहीं है ऐसी रिपोर्ट। तो आप जाती तौर पर समझते कि ISI मुलव्वस नहीं नजर आई? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी बराह रास्त एविडेंस नहीं थी कि जिससे मैं किसी के बारे में कह सकूँ कि कौन मुलव्वस था, लेकिन इसमें जो भी इन्फ्रेंसेस हैं वो वाक़याती तौर पे इंसान ड्रॉ कर सकता है। तो आप ये समझते हैं कि फैजाबाद का जो धरना था उसमें जो फैज हमीद साहब हैं वो उन्होंने तो एक सरकारी नौकरी की, बेसिकली उनका कसूर कोई नहीं था? देखिए, मैंने आपको ये कहा ना कि जो फैज़ाबाद का धरना है, वाक़याती तौर पे जब मैं पीछे देखता हूँ तो ये मुझे उसी ऑपरेशन का हिस्सा नज़र आता है जिसका मकसद नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकाल कर PTI की हुकूमत को मुल्क में ऑपरेशन वो कौन कर रहा था? ये तो अब तहकीक कमीशन का काम है कि उस तक लेकिन पहुंचे। वजीर दाखिला रहे हैं आप किस तरह कह सकते हैं कि आपको उस ऑपरेशन चलाने वालों का पता नहीं? हमारे पास तो जो मालूमात आती है उसमें कोई एविडेंस ऐसी तो नहीं होती कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन, जब तक कि कोई एजेंसी आप तक ये इंफॉर्मेशन ना लेकर आए, वज़ीर लेकिन दाखिला आप जो इन्फ्रेंसेस हैं वाक़यात की बुनियाद पे अखज़ करते हैं ना, और वो जब तक फैक्चुअल आपके इल्म में कोई चीज़ ना आए आप उस पर कोई कतई बात तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लग रहा कि आप जिम्मेदारों का नाम लेने से अच्छा जी, एहसन इकबाल साहब की तो गुफ्तगू आपने देख ली। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बयान किसका है? वज़ीर आज़म साहब से शुरू करते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जो कुछ भी हुआ था वो मैं बहैसियत वज़ीर आज़म उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, वो मेरी अप्रूवल से हुआ था। यानी कि अप्रूवल क्या कि जो धरना आया था, धरने से जो मुज़ाकरात हुए थे वो मेरी अप्रूवल के साथ हुए थे। और आपको पता है कि धरने से मुज़ाकरात किसने किए थे? धरने से मुज़ाकरात किए थे फैज़ हमीद साहब थे। फैज़ हमीद साहब ने ISI के जो उस वक्त के चीफ थे, तो फैज़ हमीद साहब को इन्होंने नोटिस किए 2 तकरीबन, तो फैज़ हमीद साहब खुद नहीं आए। फिर फैज़ हमीद साहब का बयान आया। फैज़ हमीद साहब का जो बयान है ना वो लगा हुआ बीच में। फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ भी किया, 22 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म की सरबराही में, उस मीटिंग में मैं शरीक था। उस मीटिंग में जो सिविल क़यादत थी और फ़ौजी क़यादत थी उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी, तो उसकी वजह से मैंने ये बयान वो उनसे मुज़ाकरात किए। फिर उनसे एक सवाल किया गया फैज़ हमीद साहब से, जिसका जवाब लिखा हुआ है, सवाल जवाब है। उन्होंने सवाल ये किया कि आप ये बताएं कि आपने जो साइन किए थे मुआहदे के ऊपर, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एट दैट टाइम थी, तहरीक लब्बैक तो बाद में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह थी एट दैट टाइम, तो आपने किसके कहने पे साइन किए थे? तो उन्होंने तहरीरी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह थी वो आर्मी चीफ का ज़ामन मान रही थी, तो वो चाहते थे कि आर्मी चीफ, उस वक्त जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ, तो वो आर्मी चीफ जो है वो बयान दें। सॉरी, जनरल बाजवा आ गए थे उस वक्त, जनरल बाजवा 2017 में, यस। तो जनरल बाजवा वो कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ का वो मांगते थे कि वो ज़ामन और वो साइन करें। तो फिर कहते हैं कि मैंने अपना जो DG ISI थे उस वक्त के नवीद मुख्तार साहब, जो कि ज़ाहिर है शरीफ फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, उनसे पूछा और फिर जो आर्मी चीफ है उनसे परमिशन ली और फिर मैंने जो है वो जवाब दिया। फिर इन्होंने, कमीशन वाले बड़े शरारती थे, इन्होंने एक सवाल उनसे ये भी पूछा हुआ है कि ये जो लोग थे ये तो टेररिस्ट, मतलब ये तो एक्सट्रीमिस्ट थे,
तो आपने इस धरने को जो फाइनेंस हो रहा था आपने उसकी को पता करवाया? तो फैज़ मीर साहब का जो बयान है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आसिफ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग। फैज़ मीर साहब ने लिख के दिया हुआ है, ये बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी ये जो टेररिज्म है ना, टेरर फाइनेंसिंग, ये मेरे मैंडेट में नहीं आती। अच्छा, टेरर फाइनेंसिंग हमारे मैंडेट में नहीं आती। ये बड़ी मुझे हैरान कुन बात है। फिर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी थी। कहते नहीं नहीं, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं थी। उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने कहा जी मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं हुई थी। अब अगली बात यह है कि उस वक्त सारे मामलात कौन देख रहा था? वो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राणा सनाउल्लाह, जो कि पंजाब में होम मिनिस्टर थे। उनको बुलाया गया। हैरान कुन तौर पर राणा सनाउल्लाह इस कमीशन में पेश नहीं हुए। मेरे ख्याल में अगर कोई अहम तरीन आदमी जो उस वक्त की सिचुएशन को जानता था जो नहीं पेश हुआ, वो राणा सनाउल्लाह है। जो इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्यों पेश नहीं हुए। आरिफ नवाज जो आईजी थे उस वक्त के, वो उनको बुलाया गया। आईजी पंजाब थे, पंजाब पुलिस के आईजी थे, उनको बुलाया गया। तो आरिफ साहब जो है वो कहते हैं कि देखिए हमने तो सब कुछ किया है, हमें तो इस बात का आइडिया नहीं था, जो बन पाया वो किया है। फिर इन्होंने पूछा है उनसे कि आपने जब उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया था, रास्ते बंद कर दिए थे, तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़ा अहम मामला है आसिफ। तो ये कहते हैं जी मुझे तो कार्रवाई को हुक्म ही नहीं दिया गया था। अच्छा, तो और अहम बात इसमें जो कमीशन की रिपोर्ट में अहम बात ये पता लगी है कि जब उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया और रास्ते बंद कर दिए, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस इधर से कार्रवाई कर रही थी, तो फैज़ाबाद वाली साइड से उनको एमुनिशन भी मिल रहा था, खाना भी मिल रहा था, सब कुछ चीज़ें मिल रही थी फैज़ाबाद वाली साइड से, खाना पीना पिंडी वाली साइड से जो बंद करनी थी। अब जो आरिफ साहब हैं वो कहते हैं कि जी मुझे तो हुक्म ही नहीं था, लेकिन उस वक्त के जो पिंडी के अफसर थे पुलिस के, उन्होंने और पिंडी इंतज़ामिया के अफसर ने कहा जी हमें तो ऑर्डर दिया गया था, आईजी हमें तो ऑर्डर दिया गया था कि कार्रवाई करनी है, और जिस मीटिंग में दिया गया था उसमें आईजी साहब मौजूद थे। यानी कि जो असल कार्रवाई जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, जो गलत बयानी कमीशन के मुताबिक जो की गई है वो उस वक्त के आईजी पंजाब ने की है, कि जिनको ऑर्डर था कि आपने कार्रवाई करनी है, उन्होंने नहीं कार्रवाई की या नहीं होने दी, जो भी कह लें। ठीक है, तो ये हैं अहम बातें। इसमें चीदा सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो रिकमेंडेशंस हैं जी, फाइंडिंग्स पहले बताएं कि अब उन्होंने जिम्मेदार ठहराया भी है या सारे ये तो आए बाएं शाएं करते रहे ना शाह जी? अच्छा जी, मैं तो नहीं था जी, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो कहा नहीं गया था, मैं तो देख रहा था। आसिफ साहब, इन्होंने इस कमीशन ने जिसे कहते हैं ना, नाम नहीं लिया लेकिन कह भी गए। एक भी तो ना कहा और कह भी गए, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। क्या कहा है? एक तो ये है कि जिस तरह आपकी और मेरी एक बहस भी हुई थी, आप कह रहे थे कि जी फैज़ मीर साहब की तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फैज़ मीर साहब को उन्होंने बरी कर दिया। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जी तासर ये जाता है कि जिस तरह के इसमें हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे मुलव्वस हैं, लेकिन इस बात की किसी बंदे ने कोई शहादत नहीं दी। अबसार आलम जो फार्मर चेयरमैन पैमरा हैं, वो वाहिद आदमी है जिन्होंने फैज़ मीर साहब के ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन वो बात भी उन्होंने ज़ाहिर है पैमरा के वाले से बात की कि जी अबसार आलम साहब ने कहा कि जी उन्होंने मुझे एक चैनल 92 वो फ़ोन खोलने के लिए किया था कि वो बंद कर दिया था मैंने, और वो हाईलाइट कर रहा था तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को, उनके जो प्रोटेस्ट था जी हाँ, कवरेज। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ उन्होंने कहा है, और उनकी वो भी धरने से मुतल्लिक नहीं है, कवरेज से मुतल्लिक है। ठीक है, तो जो फैज़ मीर साहब हैं वो इन बातों की जिम्मेदारी नहीं लेते। इन बातों की वो तो ये कहते हैं कि जी देखें जी उस वक्त तो मीडिया जो है वो कर रहा था, कवरेज कर रहा था।
जिम्मेदार किसको ठहराया गया? अहम सवाल। आसिफ, दो बंदों को जिम्मेदार ठहराया गया। शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त के आईजी जो हैं आरिफ साहब, पंजाब के आईजी पुलिस, उनको जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी जो उन्होंने अदा नहीं की। ये 6 नवंबर से चला था वहाँ पर, ये यहाँ पर आया, ये इनका एहतजाजी रैली आई और इनकी जिम्मेदारी थी कि लैंड ऑर्डर को इंश्योर करते थे। पूरा पंजाब चल के आए थे, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। फिर इन्होंने बीच में कमीशन ने ये कहा है कि जी मरकजी और सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी कार्रवाई किस तरह की जाए। इन्होंने कहा जी मरकजी और सूबाई हुकूमतें इस कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अपने अपने बंदों के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी कि कार्रवाई का इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर दिया है। टेक्निकली ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब जो आज के वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर आयद कर दी है। फिर इन्होंने सिफारिशात दी हैं और सिफारिशात बात और बताएं ना शाह साहब, वो जो एक जनरल साहब भी आए थे ना जो पैसे बांट रहे थे, हाँ जी, जिन्होंने कहा जी मैं तो खाली 12,000 डीजी रेंजर्स पंजाब भट्ट साहब जो थे जी, डीजी रेंजर्स तो उनके बारे में क्या रिकमेंडेशन? उन्होंने देखिए इन्होंने कहा है, डीजी रेंजर्स पंजाब का बयान लिया उन्होंने कहा कि जी मैंने जो पैसे हैं वो अपनी जेब से दिए थे और वो इसलिए दिए थे कि जिन लोगों को छोड़ा गया था उन्होंने कहा कि जी हमारा सामान जो है ना वो थानों में रह गया, तो हमने वो लेके वापस सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं। तो कहता उन्होंने कहा डीजी रेंजर्स, उनका बयान है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने नहीं कुछ कहा, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने भी कहा जी वैसे ये कमीशन जो है ना, ऑनेस्टली एजाज भाई, ये मिट्टी पाओ कमीशन है। हाँ, और इन्होंने मिट्टी डाली है और मुड़ के फिर सिविल हुकूमत पे ही डाली है जिसके अपने खिलाफ आ रहा था, और हुकूमत ने एक्शन इसलिए नहीं लिया था कि इसमें बंदे मर गए तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। आसिफ, मामला ये है, और ये मैं एक राय आपको देता हूँ ना, इनकी बाकी तो बड़ी कोई आइडियल होंगी रिकमेंडेशंस, जो चीज़ें बड़ी ऑब्वियस थी ना, मैं सिफारिशात मुकम्मल कर लूँ फिर राय दीजिए। सिफारिशात उन्होंने कहा कि जी फौज जो है वो रियासत का मुकद्दस इदारा है, इसे तनकीद से बचने के लिए सिविल अमूर में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे अवामी एतमाद बढ़ेगा और सियासी और दीगर जो रहनुमाएँ उनको संजीदगी से लेंगे, सिविल सोसाइटी उनको अगर वो सियासत में मुदाखलत छोड़ दें। ये तो एक मफरूजे पे बात है ना कि अगर यूं होगा तो तभी यूं होगा। ठीक है, आगे चलें। नहीं, फिर अगर इसका मतलब ये है कि क्या वो मुदाखलत करते हैं? नहीं तो बोल बात है ना। नहीं, आप इस पे वो कह रहे हैं ना कि अगर नहीं करेंगे तो यूं होगा। हाँ, तो इसका मतलब है तो कुछ भी ना कहा और क्या भी गए ना वाली बात। अच्छा, कुछ भी नहीं कहा, आप आगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी में जो पुलिस है और आईबी है उनको लीड रोल मिलना चाहिए। ठीक है, आईबी की बड़ी तारीफें इन्होंने की हैं कि जी बड़ा बेहतरीन इदारा है। फिर इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी से इन्होंने इनराफ किया है और मिसकंडक्ट भी किया है और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी की है। ठीक है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कसूरवार कौन है? शहबाज शरीफ साहब बनते हैं कसूरवार, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट तो यही थी। अच्छा, फिर इस कमीशन ने बीच में कहा है कि जो लोग सच्चे नहीं हैं उनको मिसकंडक्ट के तहत मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए कमीशन के सामने जिन्होंने सच नहीं बोला। आरिफ नवाज साहब, मैं नवाज आरिफ पढ़ रहा था, आरिफ नवाज जो कि आईजी थे पंजाब के, उनके वाले से उन्होंने कहा नाम लिखा हुआ है जी बिल्कुल, सिर्फ वही उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ, एक बंदे ने झूठ बोला। जी, बाकी सबके बयान सच्चे हैं। जी, उन्होंने कहा कि चौधरी नदीम जो कमिश्नर थे पिंडी के और इसरार अहमद जो सीपीओ थे, उन्होंने बयान दे के साबित किया कि जो आरिफ नवाज थे उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, गलत बयानी से काम लिया है। कि उन्होंने बयान दिया था कि जी हमें कमीशन देखो कमीशन ने काम क्या करना है। आसिफ, मैं और आप तो एक आइडियलिज्म है ना, हम चाहते हैं कि लेकिन देखिए ना ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें मुझे जो बुनियादी खामी नजर आ रही है ना। अच्छा, खामी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ फिर खामी बताइए। फिर उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम के लिए कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है, लिहाजा ज़रूरी कानून साजी की जाए और रूल्स बनाए जाएँ, इनके SOPs बनाए जाएँ। SOPs की ज़रूरत है।
फिर उन्होंने कहा है कि ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फिर इन्होंने कहा कि पीएम और जो पीएम के बारे में काबीना ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे रखा है ना कि पीएम आज खुद कोई फैसला नहीं कर सकता, काबीना को लेना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट है। तो उन्होंने कहा कि ये उसका जो इंतज़ामी जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म का लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए कि वो ये फ़ैसला रिव्यू करे कि वज़ीर आज़म का इंतज़ामी इख्तियार भी होता है, उसको रिव्यू किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ फेडरल मिनिस्टर्स को भी जो माली और इंतज़ामी इख्तियार है मिनिस्ट्रियों का वो दिया जाना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल है कि मिनिस्टर बन जाता है जो भी, लेकिन ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर जो होता है, यानी कि पैसे सरकारी ख़जाने से लेने का और उसे तकसीम करने का इख्तियार फेडरल सेक्रेटरी के पास है। ठीक है, पंजाब में भी गालबन सूबाई सेक्रेटरी के पास है। उन्होंने कहा कि जी वो इख्तियार भी वज़ीर को भी इख्तियार वो दिया जाए। नहीं, वज़ीर के पास है, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी को दिया जाए। नहीं, हाँ। ये कह रहे हैं फेडरल सेक्रेटरी के साथ वज़ीर को भी दिया जाए। वज़ीर के पास इख्तियार नहीं है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर वज़ीर नहीं है। अच्छा, उसके पास सिर्फ वो है प्लानिंग का और जी डिसीजन का। जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि जी पिंडी और इस्लामाबाद के लिए खुसूसी एक फ़ोर्स होनी चाहिए राइट्स को निमटने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये इसमें क्या विजडम पाई जाती है, लेकिन उनका ओपिनियन यही है। फिर उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दों के साथ माहदे नहीं होने चाहिए, बल्कि इस मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। ये माहदे आर्जी तौर पर मसला हल करते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं होता। यानी कि जो माहदा किया गया था तहरीके लब्बैक के साथ, उसको इन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं किया गया। फिर दहशतगर्दों की माली मामलत की रोकथाम के लिए तमाम एजेंसियों को काम करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा जी पैमरा की कौंसल ऑफ कंप्लेंट की जो असर नो तश्कील होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो टीवी चैनल्स इश्तियाल अंगेज़ मवाद और पुरतशद्दद मवाद नशर करते हैं उनके लाइसेंस को 6 माह के लिए मुअत्तल करना चाहिए और उनसे 1 से 5 करोड़ रुपये तक का जो जुर्माना है उनके ऊपर आयद होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा है कि रेंजर्स और एफसी को बॉर्डर में भेजें, और ये उनका बॉर्डर का काम है, और शहरी इलाकों में इन्हें नहीं आने दिया जाना चाहिए, बल्कि ये जो शहरी इलाकों में रेंजर्स आए हुए हैं इनके वसाइल, रेंजर्स और एफसी के वसाइल ये पुलिस को दें और पुलिस को मजबूत करें। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि टीएलपी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उन मुकदमात को बहाल किया जाए। ये बात है। इन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि एजेंसियां जो हैं इनके ख़िलाफ़ पर्टिकुलरली आईएसआई नाम नहीं है उसमें, लेकिन उन्होंने एजेंसियों को वर्ड इस्तेमाल किया है कि इन्होंने कहा जी एजेंसियों के ख़िलाफ़ किसी ने कोई शहादत ही नहीं दी। जितने भी लोग आए हैं आसिफ, उन्होंने शहादत नहीं दी एजेंसियों के खिलाफ। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, डिटेल्स में मैं फर्दर नहीं जाऊंगा, वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। जिम्मेदारी किसके ऊपर आई है? साबिक आईजी पंजाब आरिफ नवाज के ऊपर कि वो मिसकंडक्ट हुआ है, उन्होंने गलत बयानी की है कमीशन के सामने, और पंजाब हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी दी है। इन्होंने प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की और ये कमीशन की रिपोर्ट है। अब ज़ाहिर है इसके ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आ गया है, ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में ये मौजूद है, और बाकी सूरत हाल आपके पास। एजाज देखें, इस पर एक जो बड़ा इतराज़ होगा इस रिपोर्ट के ऊपर, और एक जो मुझे नज़र आ रहा है ना, ये एक कंट्रडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था तीनों सर्विसेज चीफ को कि आपके जो जो अफसर इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। इन्होंने ख़त लिख दिया, कमीशन ने ख़त लिखा है तीनों सर्विसेज चीफ्स को कि तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं अपने अपने इदारे में इस मामले में देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जब कमीशन ये कहता है कि हमारे सामने सिर्फ एक बंदे ने झूठ बोला है, उसका नाम है आईजी पंजाब, हमें आके डीजी रेंजर ने सच बोला कि मैंने 12,000 बांटा है, उन्होंने सच बोला है कि पास से दिए। जब उन्होंने तहकीक ही नहीं की इस बयान की फर्दर कोई तहकीक नहीं की उन्होंने,
क्योंकि वीडियोस आप देख लें कि वो 12,000 रुपये से ज़्यादा की हैं। फिर फैज़ हमीद साहब का भी एक ओथ है, वो ये नहीं कह सकते मुझे किसी ने कहा था, तो वो अकाउंटेबल होते हैं, उन्होंने ओथ दिया हुआ है कि मैं कभी भी किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। वो कैसे साइन कर सकते थे उसके ऊपर? ये वो एतराज़ात हैं जो अभी यहाँ पे ला पॉइंट्स उठेंगे इस रिपोर्ट के ऊपर, और मेरा ख्याल है जिस तरह की ये रिपोर्ट है ना, मैं तो इससे सख्त मायूस हूँ। मैं अब आपको एक बात बताऊं, आपकी बातों से अक्सर बातों में इत्तफाक करता हूं, लेकिन मैं अब आपको बात बताऊं कि हम लोग बैसियत कौम भी झूठ बोलते हैं। अब देखें ना, बैसियत कौम झूठ। अब देखें इतना बड़ा कमीशन बना है, किसी ने वहाँ पर अब ये सारे सियासतदान बयान देते रहे ना, नवाज शरीफ साहब, बाकी सियासी जमात, देखें जी वो धरना हमारे खिलाफ लेके, किसी एक ने वहाँ पर जाके कोई बयान नहीं दिया फैज़ हमीद साहब के बारे में। मैं तो फैज़ हमीद, ही इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। अच्छा, अगर फैज़ हमीद मुलवस नहीं थे तो फिर आप बयान क्यों देते रहे हैं? और अगर बयान देते रहे हैं तो कमीशन के सामने क्यों नहीं बताया? नहीं, अब उन्हें अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। देखें, बिल्कुल अपॉलॉजी टेंडर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो फैज़ हमीद साहब पे झूठे इल्जाम लगाते हैं और कमीशन में जाके बात नहीं बिल्कुल सही बात है। उनको शर्म आनी और चाहिए। मैं इस बात पे जो मैं इस एक कॉन्टेक्स्ट में ना, मैं ये कहता हूँ कि कमीशन ने जो कुछ किया है, कमीशन इसके अलावा करता क्या? मैं लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। क्या करता कोई? मुझे आसिफ, आप कमीशन हैं, मुझे बताएं, आप कमीशन हैं और हम सारे लोग आके आपको बयान देते हैं और एक जुर्म हुआ हुआ है और हम सारे आके आपको बयान देते हैं, उसके उल्ट आपने एविडेंस देखनी है। इसमें 2-3 चीजें थी ना जिसमें जो हो सकता था वो क्या था। देखें, जो तो बयान देने नहीं आया ना, वो उसको तो हम बात ही नहीं करते, इसका मतलब वो उसको फिर इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही। लेकिन जो बयान उन्होंने लिए ना, उसमें उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करके फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए थी। ऐसे ही जैसे डीडी साहब का बयान है कि मैंने सिर्फ 12,000 बांटा, नहीं, एक मज़ा का खेज बात है, चंद हजार ठीक है, ठीक बात। और मैंने ज़ाती जेब से दी हैं, इस कम से कम इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। ऐसे ही। और इसी तरह फैज़ हमीद साहब ने, ठीक है, अपनी दी है कि जी मुझे फ़लाँ ने कहा फ़लाँ, उनसे सवाल होना चाहिए क्या आपका ओथ अलाउ करता था? अगर ओथ अलाउ नहीं करता था तो उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए था। बहरहाल मैं मान गया हूँ, आप बिल्कुल क्लियर थे कि इन कमिश्नर शिशनों में से कुछ भी नहीं निकलना और फैज़ हमीद साहब को भी क्लीन चिट मिलनी है। तो एजाज़ सईद साहब, आप महान हैं, हम आपको मानते हैं। नहीं। तो बहरहाल में नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, टॉक शॉक 777@gmail.com पे हमें कोई मालूमात हो, कोई एविडेंस हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकें, वो दें, हम वेरीफाई कराएंगे और उनके ऊपर रिपोर्ट ज़रूर करेंगे। इस तरह के मामलात को हम रिपोर्ट करते हैं। तारीख़ी डॉक्यूमेंट्स हों वो भी हमें भेजिए, ज़रूर हम उनका जायज़ा लेंगे। हमसे राब्ते में रहिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। प्रोग्राम के अच्छा या बुरा होने के बारे में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।